प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग कंपनियों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज या टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंपनीज अर्थात कंपनियां कितनी तरह की होती हैं। मुख्य रूप से कंपनियों को 3 भागों में बांटा गया है। इसको हम एक चार्ट के रूप में बना लेते हैं। निर्माण विधि के आधार पर विधि के आधार पर निर्माण। नंबर 2, सदस्यों के दायित्व के आधार पर। और फिर ये नंबर 3 है। इसको हम लोग स्वामित्व के आधार पे कहेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इसको बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स और ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। अब हम इन तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। कानून द्वारा निर्मित कंपनियां या विधि के आधार पर निर्मित कंपनियों को हम लोग 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। एक, राजाज्ञा द्वारा निर्मित कंपनी। चार्टर्ड कंपनी कहते हैं इसको। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, उसको राजा ने राजाज्ञा, जो राजाज्ञा देता था। पुराने जमाने में राजा होते थे, जैसे आजकल सरकार होती, तो राजा के आज्ञा से इस कंपनी का निर्माण हुआ था। इसीलिए इसको राजाज्ञा द्वारा निर्मित कंपनी कहते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था, बैंक ऑफ इंग्लैंड का निर्माण हुआ था। अब इनका प्रचलन करीब करीब खत्म हो गया। बी, पंजीकृत कंपनियां या समामेलित कंपनियां। और तीसरी है वैधानिक कंपनी। ये जो कारपोरेट कंपनियां हैं, इनका पंजीकरण जो है, ये इनकॉर्पोरेट जिसको हम पंजीकृत कहते हैं, इनका निर्माण कंपनी अधिनियम 1956 अब संशोधित अधिनियम 2013 के अंतर्गत होता है इनका। और ये जो वैधानिक कंपनियां हैं, ये किसी देश के संसद या विधानसभा द्वारा विशेष अधिनियम के तहत इन कंपनियों का निर्माण होता है।
इसमें जैसे RBI, LIC इसमें, और इसमें मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये वैधानिक नियम द्वारा कानून भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा तो ढेर सारी कंपनियों का निर्माण हुआ है। तो ये जो भी कंपनियां आपकी बनी हुई हैं, चाहे वो रिलायंस हो या टाटा हो या और तमाम कंपनियां हैं, उनका निर्माण इसके तहत हुआ है। अब हम लोग सदस्यों के दायित्व के आधार पर निर्मित कंपनियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियों को दो भागों में बांटा गया है। ये सीमित दायित्व, सीमित दायित्व वाली कंपनी, और दूसरा है असीमित दायित्व। सीमित दायित्व कंपनी वह कंपनी है जिसके सदस्यों के दायित्व सीमित होते हैं, अर्थात वो उतनी ही रकम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जितनी कि उनको देना था। मान लीजिए किसी अंशधारी ने किसी कंपनी के 10 रुपया के अंश खरीदे और उसमें से 4 रुपया उसने चुकता कर दिए, तो अब वो केवल 6 रुपया ही देने का दायित्व रखता है। और असीमित दायित्व वाले कंपनी में जिन कंपनियों का रजिस्टर होता है, रजिस्टर्ड की जाती हैं, उनके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, यानी वो असीमित दायित्व रखते हैं। तो सीमित दायित्व वाली कंपनी में सदस्यों के दायित्व सीमित होते हैं, उससे ज्यादा उनसे आप नहीं मांग सकते, और असीमित दायित्व वाले कंपनी में सदस्यों के दायित्व असीमित होते हैं। अब स्वामित्व के आधार पर कंपनियों को कितने भागों में बांटा गया है? इसको बांटा गया है 3 भागों में। एक को बोलते हैं सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज। दूसरा है सब्सिडरी, या इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। और तीसरा है होल्डिंग या सूत्रधारी। इसको होल्डिंग, इसको सब्सिडरी, और इसको गवर्नमेंट कंपनी। तो सरकारी कंपनी, सहायक कंपनी और सूत्रधारी कंपनी, ये 3 तरह की कंपनी आती हैं। अब इसके बारे में जान लीजिए। सरकारी कंपनी कौन है? सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसके 51% कम से कम 51% शेयर केंद्र सरकार के पास हो या राज्य सरकार के पास हो, अथवा केंद्र और राज्य सरकारों के पास हो। कम से कम 51% शेयर। तो जिन कंपनियों के 51% शेयर सरकार के पास होते हैं वो सरकारी कंपनी कहलाती है। अब सब्सिडरी कंपनी कौन सी? ऐसी कंपनी जिसके 50% से अधिक अंशों को किसी कंपनी ने खरीद लिया हो, तो खरीदने वाली कंपनी की ये कंपनी जिसके शेयर उसने खरीद लिए हैं, ये सब्सिडरी कहलाएगी। और सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी है जो किसी भी कंपनी के 50% से अधिक अंशों को क्रय कर लेती है,
तो यह उस कंपनी की सूत्रधारी कंपनी कहलाती है, होल्डिंग कंपनी कहलाती है। अब कंपनी का निर्माण कैसे होता है, आइए इसको भी संक्षिप्त में देख लें। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का निर्माण, अर्थात कंपनी का जन्म कैसे होता है, कंपनी को बनाया कैसे जाता है। आपने विभिन्न कंपनियों के नाम सुने होंगे। अब इनका निर्माण कैसे होता है, जैसे कि हम लोग परिभाषा में पढ़ चुके हैं, कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो निश्चित तौर पे कंपनी का निर्माण जो है या कंपनी का जन्म कानून के तहत ही होगा। तो कानून में क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी कानून के तहत, उन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। हैं, कंपनी एक वैधानिक संस्था है जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम के तहत किया जाता है। इसके लिए 4 अवस्थाएं हैं। एक तो बोलते हैं पहली अवस्था को प्रवर्तन अवस्था। प्रवर्तन अवस्था में क्या करते हैं हम लोग, कंपनी के निर्माण की ये प्रथम अवस्था है और इस अवस्था में कंपनी के निर्माण के संबंध में विभिन्न प्रकार के जो थॉट्स हैं, जो सोच है कि कंपनी का निर्माण कैसे होगा, कंपनी क्या कार्य करेगी, कितनी पूंजी लगेगी, आदि आदि जितनी चीजें हैं, तो वो चीज कंपनी के निर्माण की प्रथम अवस्था कहलाती है और इसे प्रवर्तन अवस्था कहलाते हैं। इसको प्रमोशन स्टेज कहते हैं। और ये थॉट जिसके दिमाग में सर्वप्रथम आता है उसको प्रमोटर कहते हैं, प्रमोटर, प्रवर्तक। अब इसके बाद आती है दूसरी अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं समामेलन या पंजीकरण। समामेलन या पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कहलाता है। ये रजिस्ट्रेशन क्या है, आपको कंपनी के निर्माण के संबंध में अधिनियम के तहत कुछ आवश्यक प्रलेख कागजात तैयार करने होते हैं कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का नाम, कंपनी क्या कार्य करेगी, इसके लिए आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा, आपको कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी और उसे जो है वो निर्गमन किस विधि के तहत करेंगे, कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या, आप 1 करोड़ से ज्यादा पूंजी तो नहीं निर्गमित करना चाहते, जनता से लेना चाहते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। और ये सारी प्रक्रियाएं करके एक रजिस्ट्रार होता है जिसे कंपनी रजिस्ट्रार कहते हैं और उसके यहाँ आपको एक आवेदन देना होता है। अगर आपको विदेशों से कोई सामान मंगाना है या कुछ करना है तो वो सारी चीजें जो है आपको समामेलन और पंजीकरण के समय बतानी होती है। अब तीसरी अवस्था है इसकी पूंजी प्राप्ति अवस्था और चौथी है व्यवसाय प्रारंभ अवस्था। तो ये जो है पूंजी प्राप्ति अवस्था क्या है, पूंजी प्राप्ति अवस्था में आपको जब कंपनी का निर्माण हो जाए और वो पंजीकरण हो जाए और आपको रजिस्ट्रार जो है प्रमाण पत्र दे, तो आपको उसमें
उसके बाद जो है ये पूंजी प्राप्ति के लिए भी बताना पड़ेगा कि आप अपने मित्रों से पूंजी ले रहे हैं, गवर्नमेंट से लोन ले रहे हैं, या जनता को जो है शेयर निर्गमित कर रहे हैं। तो इसमें अंशों का आवंटन, प्राविवरण का निर्गमन आदि चीजों के बारे में आपको बताना होता है। और इन सारी चीजों को बताने के उपरांत यदि आपने सारी शर्तों को पूरा कर दिया हुआ है तो कंपनी रजिस्ट्रार आपको व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक पत्र निर्गमित कर देगा। रजिस्ट्रार की तरफ से यह पत्र आपको मिल जाएगा, और यदि रजिस्ट्रार व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र आपको निर्गमित कर देता है तो आप अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। और इस तरह से एक कंपनी का निर्माण हो जाता है। अर्थात किसी कंपनी के निर्माण के लिए आपको इन 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये प्रवर्तन अवस्था यानी प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें इंसान कंपनी के बारे में सोचता है, और सोचने के बाद जो सममेलन या पंजीकरण कराता है कंपनी रजिस्ट्रार के पास, तो ये एक तरह से गर्भावस्था है। और उसके बाद उसका जन्म होता है, और फिर वो इस तरह से जनता से या मित्रों से, बैंक से पूंजी प्राप्त करती है, और कंपनी रजिस्ट्रार उसको व्यवसाय प्रारंभ करने का अनुमति प्रदान कर देता है। इस तरह से एक कंपनी का निर्माण हो जाता है। अब इस निर्माण के समय आपको तमाम से कागजात तैयार करने पड़ते हैं। जैसे कंपनी के कुछ प्रमुख प्रलेख हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स। तो ये मेमोरेंडम ऑफ पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दो मुख्य इसके पत्रजात हैं, कागजात हैं। और कभी कभी इनके बारे में कुछ पूछ लेता है। तो एक का नाम है, मैं यहाँ थोड़ा सा चर्चा इनके बारे में कर देता हूँ, पार्षद सीमा नियम बोलते हैं, इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। और दूसरा है पार्षद अंतर नियम। इसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इस जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, पार्षद अंतर नियम, इसको नाम से देखें तो अंतर नियम मतलब अंतर मतलब अंदर। तो इस कंपनी को चलाने के लिए जो नियम कानून तय किए जाते हैं, सभाएं कैसे होंगी, कैसे बैठक होगी, आदि आदि जो तमाम चीजें हैं, अनुबंध कैसे होगा, ऋण पत्रधारी संचालकों कर्तव्य और अधिकार क्या होंगे, तो ये तमाम तरह की जो चीजें होती हैं कंपनी के संचालन के संबंध में, वो पार्षद अंतर नियम में रहता है। और पार्षद सीमा नियम में क्या रहता है? पार्षद सीमा नियम में रहता है कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का पता क्या होगा, इसमें कंपनी की पूंजी क्या होगी, दायित्व क्या होंगे, ये सारी चीजों का उल्लेख जो है ये पार्षद अंतर नियम में रहता है। कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल आ जाता है कि कंपनी के नाम का उल्लेख किस पत्रजात में या किस नियम में उल्लेख रहता है, तो आप लिख देंगे पार्षद सीमा नियम। या कभी 1 नंबर का आता है कि कंपनी का संचालन संबंधी नियम कहाँ पर दिए होते हैं, तो आप लिख देंगे पार्षद अंतर नियम। तो इस तरह से, और एक कंपनी का प्राविवरण होता है जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो इस प्राविवरण में क्या होता है? प्राविवरण में कंपनी के अंशों, ऋणपत्रों के संबंध में जनता को खरीदने का प्रस्ताव रहता है, और ये एक ऐसा प्राविवरण है जो जनता को कंपनी के अंश पूंजी एवं ऋणपत्र क्रय करने के लिए आमंत्रित करता है। अर्थात प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से कंपनी अपने अंशों को जनता के बीच में प्रचारित करती है, ले जाती है कि आप हमारे अंशों को खरीद लें।
अर्थात अंशों की खरीद से संबंधित समस्त जानकारी, यानी कंपनी के संबंध में जो जानकारी होती है, अर्थात कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी बनाती क्या है, संचालक क्या है, अंकेक्षण के संबंध में सूचना, एजेंटों के संबंध में सूचना, आदि समस्त चीजें, बहुत सी चीजें इसमें रहती हैं। और ये मुख्य रूप से जो प्रॉस्पेक्टस होता है, जिसे प्राविवरण कहते हैं हम लोग, प्राविवरण, प्रॉस्पेक्ट, ये भी आ जाते हैं कभी कभी 2 नंबर के। प्राविवरण से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख देंगे प्राविवरण एक ऐसा प्रपत्र है जो जनता को कंपनी की अंश पूंजी और ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करता है, और इसमें कंपनी से संबंधित ढेर सारी सूचनाओं का समावेश रहता है, और ऐसे प्रपत्र को प्राविवरण कहा जाता है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।